Hello everyone, this is your YouTube channel Physics by Ashutosh sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. और आज के इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देख, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक बहुत बड़ी फैमिली होती है. नेचर में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के एंड डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के. तो उन सारी की सारी वेव्स का जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी या अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, इस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. डेफिनेशन क्या है कि the classification of electromagnetic waves on the basis of their frequency depending upon their wavelength, this classification is called as electromagnetic spectrum. Clear है? तो नेचर में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं. कौन कौन सी वेव्स आती हैं, ठीक है, थोड़ा सा शुरू करते हैं चर्चा. गामा रेज, X-rays, ultraviolet, visible, infrared, microwaves और सब आखिरी में बेसिकली ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होता है. अगर हम लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन भागते हैं तो इस डायरेक्शन में वेव्स की जो वेवलेंथ है वो बढ़ती है. क्या बोला? बिल्कुल ठीक सुना. अगर आप इस डायरेक्शन में भागेंगे तो वेव्स का जो लैम्डा है वो बढ़ेगा, वेव्स का जो वेवलेंथ है वो बढ़ेगा. बेसिकली यह कह सकते हो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो घटेगी. असलियत में क्या होता है, देख, v बराबर न्यू इंटू लैम्डा. वेव की वेलोसिटी, वेव की फ्रीक्वेंसी, वेव की वेवलेंथ, एक्चुअली में दे आर रिलेटेड बाय दिस v बराबर न्यू लैम्डा. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है, मतलब आसान भाषा में लाइट जा रहा है, तो लाइट की वेलोसिटी, लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट की वेवलेंथ, दे आर रिलेटेड बाय v बराबर न्यू लैम्डा. लाइट है, लाइट की वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन एयर और वैक्यूम. क्लियर है? फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हैं, नहीं, न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा. तो ऑब्वियस ही बात है, लैम्डा अगर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, एक ही बात है. तो दिस इज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट अगर हम भागते हैं तो इस डायरेक्शन में, क्लियर, वेवलेंथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी घटती है. दिस इज शॉर्टेस्ट वेव एंड दिस इज लॉन्गेस्ट वेव. जो गामा रेस हैं इनकी जो वेवलेंथ है ये मिनिमम होती है, जो रेडियो वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है. जिसका लैम्डा मिनिमम उसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम. तो जो गामा रेस हैं इनकी एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, जो रेडियो वेव्स हैं इनकी एक्चुअली फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है. क्लियर है? डिफरेंट डिफरेंट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है या जो वेवलेंथ रेंज है ये अपने को याद रखनी है. राइट, किन किन वेव्स की क्या फ्रीक्वेंसी रेंज है, क्या वेवलेंथ रेंज है, ये अपने को थोड़ा सा याद होना चाहिए. कोई भी एक रेंज आप याद रख लें, दूसरी ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो. भैया तो वेवलेंथ रेंज पता हो तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी निकल आएगी. सी पता होता है ना, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. तो अगर लैम्डा की रेंज पता है तो फ्रीक्वेंसी रेंज पता चल जाएगी, या फ्रीक्वेंसी की रेंज पता है तो वेवलेंथ की रेंज पता चल जाएगी. तो क्या क्या रेंज है वो मैं लिख रहा हूँ, तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है. जैसे लेट्स स्टार्ट विद गामा. तो गामा की साहब रेंज होती है, गामा की जो रेंज होती है 3 × 10⁻, 3 × 10⁻−12 टू 3 × 10⁻−14. ये सब मीटर में होता है, ये सब किस में होता है? मीटर में. एक्स रेस की जो वेवलेंथ रेंज होती है, ये वेवलेंथ की हम लोग रेंज रख रहे हैं. मीटर मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर. तो दिस इज 3 × 10⁻, ठीक है साहब. इसकी रेंज होती है 3 × 10⁻, -10 से लेके 3 × 10⁻⁻12,
राइट। इस डायरेक्शन जा रहा है तो वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्या है, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा। और नेक्स्ट है 3 इंटू 10⁻⁻8 से 3 इंटू 10⁻−10, ऑफकोर्स वो सब है ना मीटर में। -12 से -14 से -12, कहाँ से कहाँ है, -14 से -12, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना एक्चुअली। ये है -12 से -10 और ये है भाई साहब -10 से, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ना अपने को, क्लियर, डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं लिखना है, क्या है, इट शुड बी इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्लियर है। तो -14 से -12 है ना, -12 से -10, -10 से -8, ठीक है। अच्छा, ये जो विजिबल आया इसके बारे में मैं और थोड़ा सा तुम लोगों को है ना ब्रीफ कर देता हूँ। विजिबल लाइट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पोर्शन है विच इज विजिबल टू अस। देख, नेचर में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, नेचर छोड़, हमारे आसपास अभी जैसे जहां तुम बैठे हो, जहां भी बैठे हो, तुम्हारे आसपास भी सराउंडिंग में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स घूम रही हैं, बट हमारी जो बॉडी है उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंस नहीं कर सकती हैं। सिर्फ एक ही वेव्स हैं जिनको हम देख सकते हैं और वो हैं ये विजिबल वाली वेव्स। इट्स बिकॉज ऑफ दीज वेव्स वी कैन सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, वंडरफुल वर्ल्ड, समझ ना। सारी वेव्स को हम थोड़ी देख सकते हैं। भाई तुम्हारे पास मोबाइल रखा है तो मोबाइल की घंटी बजी, व्हाट इज दिस? दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जितने भी कम्युनिकेशन के टूल्स हैं ये सारे के सारे वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडियो बज रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ, है ना, रेडियो में एक है ना एंटेना होता है, रिसीवर एंटेना होता है, ठीक है, तो वो वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स को कैच करता है, तभी वो है ना काम कर रहा है। टीवी देख रहे हो, टाटा स्काई चल रहा है, ठीक है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमारे आसपास सराउंडिंग में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दौड़ रही हैं। जैसे ये बॉडी है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट कर रही है डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल वेवलेंथ की, डिफरेंट डिफरेंट यू नो फ्रीक्वेंसीज की, एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, बट हम सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंस नहीं कर सकते हैं। तो पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका सिर्फ यही पोर्शन है जिसको हम देख सकते हैं विद आवर आईज, इसलिए इनको बोला गया विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट। और इसकी भी जो रेंज है वो अपने को याद रखनी है, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में विजिबल लाइट, ठीक है। इस विजिबल को असलियत में हम लोग बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? पहले बोलते थे विबग्योर, अब थोड़ा सा अपडेट हो गया है, विबग्योर हैज नाउ बिकम विबिग्योर। क्या हो गया है? इट इज विबिग्योर। बट बहुत सारे बुक्स में अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ है। एक्चुअली यू नो ब्लू एंड इंडिगो को डिफ्रेंशिएट करने में बहुत प्रॉब्लम जा रही थी, तो साइंटिस्ट ने एक्चुअली इंडिगो को हटा दिया है, बट अभी भी बहुत सारे बुक्स पूरा विबग्योर फॉलो कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे बुक्स तुम लोग देखोगे तो उसमें तुम्हें विबग्योर ही मिलेगा, बट नाउ इट हैज़ बिकम विबिग्योर। जो अभी एडवांस बुक्स हैं, जो लेटेस्ट बुक्स आ रही हैं, उनमें विबिग्योर ही मिलेगा एक्चुअली, है ना। तो वहाँ से इंडिगो को हटा दिया है। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे ना 7 कलर्स हैं, तो 7 के वो 6 रह गए एक्चुअली, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इंडिगो हटा दिया है, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसकी रेंज होती है, इस विजिबल लाइट की सब रेंज जो होती है कहाँ से कहाँ, 400 नैनोमीटर, है ना। लुक एट द यूनिट, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। नैनो समझते हो? टाटा नैनो वो वाला नहीं, नैनो मतलब 10⁻⁻9। क्या है साहब? नैनो मतलब 10⁻⁻9। क्लियर है? डिटेल में और भी हम लोग ऑर्डर देख लेंगे, ठीक है। वायलेट का ऑर्डर क्या होता है, ब्लू का, वो 50-50 बढ़ाते जाओ, ठीक है। ये मतलब फॉल करता है 400 से 450 के रेंज में, ये फॉल करता है 450 से 500, फिर 500 से 550, 550 से 600, 600 से 650, 650 से 700, ऐसा है रे। अच्छा, ये जो हम लोग वेवलेंथ का ऑर्डर ले रहे हैं, है ना, जो रेंज हम लोग ले रहे हैं, ये एक अप्रोक्सीमेट रेंज ले रहे हैं। तुम लोग देखोगे तो डिफरेंट बुक्स में यू मे फाइंड अ डिफरेंट रेंज, तो उससे है ना घबराने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट रेंज मिल सकता है, ठीक है। हम लोग अप्रोक्सीमेट रेंज ले रहे हैं ऐसा एग्जैक्ट कोई हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री उनकी डिफाइन नहीं है। कुछ बुक्स में कोई डिफरेंट बाउंड्री दी है, कुछ बुक्स ने कुछ डिफरेंट बाउंड्री दी है, तो उससे अपने को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है,
पहले से मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। जैसे एस.सी. वर्मा सर को उठाओगे उसमें कुछ डिफरेंट मिल जाएगा, डी.सी. पांडे सर को उठाओगे उसमें डिफरेंट मिल जाएगा, सिंगेज में हो सकता है कुछ डिफरेंट मिले। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डिफरेंट डिफरेंट बुक में, क्योंकि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कोई शार्प बाउंड्री डिफाइन ही नहीं होती है। अलग अलग बॉक्स में तुम्हें अलग अलग रेंज मिल सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कह सकते हो एक एवरेज रेंज लेके चल रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं वेबग्योर के बाद। जैसे इंफ्रारेड आया, तो इंफ्रारेड की साहब रेंज होती है 3 × 10⁻⁻6 से 3 × 10⁻⁻4। ठीक है, फिर आगे बढ़े माइक्रोवेव्स, तो इनकी 3 × 10⁻⁻4 से 3 हो जाती है, ऑफकोर्स मीटर में है ना। और आखिरी में जो रेडियो वेव्स होते हैं, ये लॉन्गेस्ट वेव्स होती है, इनकी वेवलेंथ सबसे तोड़ू होती है, एनर्जी सबसे कम होती है, इनकी वेवलेंथ सबसे मिनिमम होती है गामा रेस की, इनकी एनर्जी खतरनाक लेवल पे होती है। गामा रेस मतलब खतरनाक एनर्जी, दे कैन इवन पेनिट्रेट मेटल प्लेट। ठीक है, वो हम लोग चर्चा करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज में, टेंशन मत ले। प्रॉपर्टीज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, रेडियो वेव्स की हिसाब होती है 3 से लेके 3 × 10⁻³ इतना मीटर। पहले इतना छापते हैं, कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, ये जो विजिबल लाइट है, थोड़ा सा और तुम लोगों को एलेबोरेट करके समझा देता हूँ। ये जो वीबी ग्योर होता है ना, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली यही है, क्योंकि यही हमें दिखता है, बाकी भी है बट हमें दिखता नहीं है। ठीक है, उनके लिए फिर है ना इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ठीक है, टू सेंस दोस राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वीबी ग्योर का क्या क्या रेंज है थोड़ा सा देखो। जैसे हम लोग अभी भी पढ़े क्या, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में ही फॉल करता है वीबी ग्योर, राइट। तो सब में 50-50 बढ़ाते जा। जैसे इसकी रेंज होती है क्या 402, ठीक है। और ये सब ध्यान रखें एनएम में होता है, नैनोमीटर में। नैनो मतलब 10⁻⁻9 कितना होता है, क्लियर। जैसे ब्लू है तो ये फॉल करता है 50-50 बढ़ाते जाए 450 से, ठीक है। ये फॉल करता है फिर 50-50 बढ़ाते जाए, ये फॉल करता है 550 से, ठीक है। ये फॉल करता है 600 से 650, और ये वैसा फॉल कर जाते हैं 650 से ऐसा है। तो विजिबल जो रेंज होती है वो लाई करती है, वो फॉल करती है 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, उनके बारे में 4 चीज़ें हैं जो अपने को याद रखना है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर स्कूल एग्जाम्स एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हर एक जो वेव है उसकी इन्वेंशन किसने की है, हर एक वेव का जो प्रोडक्शन का सोर्स है वो क्या है, हर एक वेव को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, सोर्स ऑफ डिटेक्शन, और आखिरी में हर एक का यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है। आ जाए तो हम लोग जर्नी आज की शुरू करते हैं गामा रेज से। कहाँ से शुरुआत होगी साहब, गामा रेज। तो गामा रेज की डिस्कवरी हुई थी या इन्वेंशन हुई थी बाय बिक्वेरल एंड मैडम क्यूरी। दोनों ने मतलब है ना मिला जुला के, ठीक है, उसको इन्वेंट किया था। बिक्वेरल एंड क्यूरी। कई बार पूछ लेता है, अपने को याद रखना है, ठीक है। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन्वेंटेड बाय विच साइंटिस्ट, ठीक है, तो अपने को याद रखना है बिक्वेरल एंड मैडम क्यूरी। क्यूरी इज मतलब ग्रेट साइंटिस्ट। क्यूरी इज द ओनली लेडी हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज ट्वाइस, वन फॉर फिजिक्स एंड अदर वन फॉर केमिस्ट्री। अमेजिंग, मतलब है ना, इनक्रेडिबल साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट एवर एक्चुअली मैडम क्यूरी। मतलब क्यूरी का जो रोल है इन द फील्ड ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, इनक्रेडिबल कॉन्ट्रीब्यूशन, मैडम क्यूरी। तो वो याद रखना है ना, बिक्वेरल एंड क्यूरी, ठीक है। गामा रेज का जो प्रोडक्शन होता है साहब, रेंज तो अच्छा हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, किस किस वेव की है ना, वेवलेंथ रेंज क्या है। और वेवलेंथ रेंज पता है तो तुम फ्रीक्वेंसी रेंज भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी बराबर न्यू लैम्डा से लैम्डा चिपकाते जा, सी हमें पता है 3 × 10⁻8, तो फ्रीक्वेंसी रेंज निकाल सकते हो। वो स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है। तो वो अपने को याद रखना है, ठीक है। इनका सब प्रोडक्शन कैसे होता है समझ लो, बाद में छापें, पहले समझें। एक्चुअली इनका प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके, न्यूक्लियस डीके में। जब भी कोई एक हैवी न्यूक्लियस डीके करता है, डीके मतलब डिसइंटीग्रेट करता है, तो वहाँ पे गामा रेस का इमिशन होता है।
ये हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में। एक पूरा पूरा चैप्टर आता है रेडियो एक्टिविटी का, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी उसका यूज़ तो ऐसे ही समझ ले। प्रोडक्शन होता है इन अ न्यूक्लियर डीके। क्या? न्यूक्लियर या रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है ना। क्या होता है कि समटाइम्स ड्यूरिंग अ रेडियो एक्टिव डीके a nucleus is left in its excited state, and when this excited state nucleus returns to its ground state, it emits high energy photon, and these photons are called as gamma rays. ये थोड़ी हाई फाई बातें हैं, अभी समझ में नहीं आएंगे, हम लोग रेडियो एक्टिविटी डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी समझ ले ऐसे ही होता है। ठीक है। तो क्या होता है जीवन में कोई भी बॉडी मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करने की कोशिश करती है। और हमेशा ध्यान रखें, सिस्टम की मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो लीस्ट रहती है, मिनिमम रहती है। ध्यान सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ इधर देख। सिस्टम मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तुम लोगों को पढ़ाया गया है लास्ट ईयर। हम लोग वर्क और एनर्जी में 3 तरह के इक्विलिब्रियम डिस्कस किए थे, रिमेंबर? कौन कौन से? स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज लीस्ट मिनिमम। अनस्टेबल की होती है पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्स। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी साहब वहाँ पे मिनिमम होती है। सैंपल दिखाऊंगे, फील आएगी, थोड़ा सा फील आएगी जीवन में। जैसे मान ले ये पार्टिकल है, ठीक है, राइट, ये मार्कर है, मान ले ये बॉडी है। अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है कितनी? mgh है। कितनी? h हाइट से मान ले उठा दिया, ये देख। तो जैसे ही इसको छोड़ा ये नीचे भागा, क्यों? जस्ट टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी टू अटेन इट्स मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। किलर विजुअलाइजेशन। एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा है ये क्या हुआ? ये नीचे क्यों भागा? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम बनाने के लिए भागा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो जीवन में, नहीं, हम सब चाहते हैं जीवन थोड़ा सा स्टेबल हो, है कि नहीं? स्टेबल लाइफ हो, है ना? ऐसा है, राइट। तो सिस्टम, हमेशा ध्यान रखें, सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में आने के लिए अपनी जो एनर्जी है वो मिनिमम से मिनिमम बनाने की कोशिश करता है। जब भी किसी न्यूक्लियस के पास एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं तो वो न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हो जाता है और वो फिर डीके करना शुरू कर देता है, इमिटिंग अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशंस टू फॉर्म अ मोर स्टेबल न्यूक्लियस, कि उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाए। हाँ, एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाए और ज़्यादा स्टेबल हो जाए। ये फंडा है, ठीक है। और डिटेल में समझ में आ जाएगा, टेंशन मत ले, रेडियो एक्टिविटी में पढ़ लेंगे, अभी बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव डीके में कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, जैसे मान ले यूरेनियम का न्यूक्लियस है ना, थोरियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, रेडियम का न्यूक्लियस है, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, तो ये डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं, तो वहाँ से गामा रेस का इमिशन होता है, ठीक है, वहाँ से गामा रेस एमिट होती हैं, ऐसा है। क्लियर है? न्यूक्लियस किसी हाई स्टेट में है, न्यूक्लियस जो है किसी एक्साइटेड स्टेट में है, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में रिटर्न जब करता है। कोई भी एक्साइटेड स्टेट का, एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये जब अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस लौटता है तो ये यहाँ पे एमिट करता है हाई एनर्जी फोटोन। क्या एमिट करता है साहब? हाई एनर्जी फोटोन, एंड दीज फोटोन्स आर कॉल्ड एज गामा रेज। वो हम लोग पढ़ लेंगे, अभी बेसिक्स याद रखना। ये पहला पॉइंट है, ये तो हो गया इनका प्रोडक्शन कैसे होता है। अब सवाल आया इनका डिटेक्शन कैसे होता है। तो देख क्या है साहब, डिटेक्शन कैसा होता है, इनको डिटेक्ट कैसे करेंगे कि हाँ यार इस रूम में जो है गामा रेस पाई जा रही हैं, कैसे डिटेक्ट करेगा। तो डिटेक्शन का प्रिंसिपल होता है, डिटेक्शन का जो फंडा होता है, कंसेप्ट होता है, इट इज दे आर डिटेक्टेड यूजिंग अ फोटोग्राफिक फिल्म। क्या? गामा रेस की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, राइट, जिस भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है ना वहाँ पे दे लीव अ स्पॉट, एक स्पॉट छोड़ देती हैं, समझा ना, राइट। तो फोटोग्राफिक फिल्म हमने रख दिया है, तो अगर उस पर एक स्पॉट बन रहा है मतलब पक्की बात है, इट इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गामा रेज। क्लियर है? तो इनको डिटेक्ट करते हैं यूजिंग, क्या करते हैं साहब? यूजिंग फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म से उनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। पहले इतना चाहता है ना, फिर यूजर्स की बात करते हैं। अब इनका थोड़ा सा यूज भी समझ लेते हैं। हमेशा ध्यान रखें, ये जो गामा रेस हम लोग पढ़ते हैं ना,
दे हैव अ वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है ये ज़बरदस्त होती है। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत खतरनाक लेवल की होती है। दे आर ऑफ वेरी हाई एनर्जी, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, पावर हाउस ऑफ एनर्जी, नहीं पूरा भरेली एनर्जी से ठीक है वेरी हाई एनर्जी। उसका लॉजिक ये होता है, एनर्जी होती है एस लैम्डा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब लाइट है, लाइट मतलब फोटोन है, फोटोन की एनर्जी एस लैम्डा या एच न्यू, पढ़ेंगे हम लोग रे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ लेंगे, अभी इसका यूज़ है तो समझ ले। गामा रेस की जो वेवलेंथ होता है वो मिनिमम होता है। हम लोग पढ़े थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। सबसे जो शॉर्टेस्ट वेव होती हैं, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वेव होती हैं वो गामा रेस होती हैं। सबसे जो लॉन्गेस्ट वेव होती हैं, सबसे बड़ी वेवलेंथ की जो वेव होती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं। तो इनका सब लैम्डा मिनिमम होता है। लैम्डा क्या होता है? मिनिमम। लैम्डा मिनिमम एनर्जी तोड़ होती है। तो दे हैव द कैपेबिलिटी, दे हैव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट इवन मेटल प्लेट। ये मेटल प्लेट को भी पेनिट्रेट कर सकता है, उसके आर पार जा सकता है, आर और पार जा सकता है। ऐसा खतरनाक पेनिट्रेटिंग पावर है। दे हैव वेरी, कई बार पूछ लेता है, 4 ऑप्शन छाप देगा, किसकी पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम होती है, 4 ऑप्शन चिपका देगा, गामा है, एक्स है, अल्ट्रावायलेट है, विजुअल, मतलब सवाल है ना। तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं इसमें। दे हैव वेरी हाई लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर, लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। ये मेटल प्लेट को भी क्रॉस कर सकते हैं। गामा रे आई और खड़ाक से निकल गई इस तरह से राइट मेटल प्लेट को भी क्रॉस कर सकते हैं वो। अच्छा, दूसरा यूज सुने इनका, दूसरा था यूज सुने क्या, गामा रेस को जनरली हम लोग यूज करते हैं मेडिकल सेक्टर में, मतलब मेडिकल इंडस्ट्री में इनका काफ़ी यूज़ है, वेरी एक्सटेंसिव यूज़ मेडिकल इंडस्ट्री में। सिंस इनकी पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी होती है तो दे हैव द एबिलिटी, दे हैव द कैपेबिलिटी टू किल द कैंसर सेल्स। कैंसर के ट्रीटमेंट में गामा रेस क्वाइट हेल्पफुल, वेरी यूजफुल, राइट। उनके पास एबिलिटी होती है, वो जो कैंसर सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, परमानेंटली क्योर कर देता है ना। तो मेडिकल इंडस्ट्री में भी इनका अच्छा खासा यूज़ है, as they can kill cancer cells, ठीक है। तो कैंसर के भी ट्रीटमेंट में क्वाइट हेल्पफुल, वेरी यूजफुल। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? हर एक वेव की इन्वेंशन किसने की थी, ठीक है, हर एक वेव का सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उनको डिटेक्शन कैसे करते हैं, डिटेक्ट कैसे करते हैं, और आखिरी में यूज़ क्या है। तो दूसरा आया साहब एक्सरेज। क्या आया? एक्सरेज। एक्सरेज पे तो पूरा का पूरा एक चैप्टर आया हुआ है तुम्हारी 12th की फिजिक्स में। इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी उसका यूज़ है तो बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसका पूरा एक चैप्टर है एक्सरेज का, क्लियर है। तो एक्सरेज के साथ जो डिस्कवरी हुई थी, दे वर डिस्कवर्ड बाय विलियम रॉन्टजन। साइंटिस्ट का नाम क्या है याद रखना, बस कई बार पूछ लेता है। एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय, मतलब 4 ऑप्शन चिपका देगा, है ना। तो यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, है ना, तो वो अपने को याद रखना साहब। क्या नाम था? विलियम रॉन्टजन, ठीक है, सर विलियम रॉन्टजन, इन्होंने एक्सरेज की डिस्कवरी की थी। अब बात करते हैं सर प्रोडक्शन कैसे होता है इनका। इनका सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसा है, क्या, ध्यान सुनना। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद वेरी हाई स्पीड द कोलाइड अ मेटल टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक नंबर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। क्या बोला? ठीक सुना तुमने। जब इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद हाई स्पीड ये कोलाइड करते हैं विद अ मेटल टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक नंबर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। देखा ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद हाई स्पीड, है ना, ये कोलाइड करते हैं, क्या करते हैं साहब, विथ अ मेटल टारगेट, ठीक है। देन दीज एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। डिटेल में हम लोग एक्सरेज में पढ़ लेंगे, अभी ब्रीफली तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। होता क्या है, इधर देख, बताया ना, इनका तो है ना इतना बड़ा है कि इनको तो एक पूरा का पूरा चैप्टर दे दिया गया, इन पर एक पूरा चैप्टर बना दिया गया इतना वाइड इनका यूज़ है, ठीक है। तो होता क्या है, जब एक हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी मेटल टारगेट को हिट करता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन कुछ एनर्जी इसकी लॉस हो जाती है,
और वो जो लॉस्ट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, एंड दीस फोटॉन्स आर कॉल्ड एज एक्सरेज। इलेक्ट्रॉन आया, टक्कर मारा, कोलेशन इनइलास्टिक हुआ, कुछ एनर्जी लॉस हुई, राइट, जो लॉस एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ फोटोनिक एनर्जी, एंड दीस फोटॉन्स आर कॉल्ड एज एक्सरेज। समझ आ रहा ना? डिटेल में समझ लेंगे रे एक्सरेज में, अभी समझ ले ऐसे ही है ना, अभी उसका यूज समझते चलो। यहाँ से एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन आया, हिट किया, एनर्जी लॉस किया, लॉस एनर्जी कन्वर्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, एंड दीस फोटॉन्स आर कॉल्ड एज एक्सरेज। प्रोडक्शन क्लियर? अब आते हैं इनके डिटेक्शन पे। डिटेक्शन इनका भी वही है क्या, दे आर डिटेक्टेड यूजिंग अ फोटोग्राफिक फिल्म। क्या इनका भी साहब जो डिटेक्शन का मेथड है कैसे डिटेक्ट करते हैं, यूजिंग फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म तो इनका जो यूज है, यूज बहुत शानदार है, वाइड रेंज ऑफ यूज है ना। देख इनका जो मेन यूज है इन बोन इमेजिंग, किसमें, बोन इमेजिंग में। जैसे कई बार क्या होता है, तुम्हारा हाथ या पैर फ्रैक्चर हो गया, नहीं तो तुम डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हो है ना, और डॉक्टर बाबू क्या बोलते हैं एक्सरे करा के आओ भाई साहब पहले, उसके बाद मैं देखूंगा, ये तो बोलते हैं ना डॉक्टर साहब है ना। तो वही एक्सरे फिल्म है बेसिकली। एक्सरेज की बेसिकली एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या, दे कैन क्रॉस योर स्किन बट दे कैन नॉट क्रॉस योर बोन। बोन की फोटो खींच लेता है, फोटो क्लिक, समझा ना, बोन की फोटो खींच लेता है। तो इसलिए इनका जो मेन यूज है वो है इन, है ना, बोन इमेजिंग। मतलब कह सकते हो मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में ही है ना, मेडिकल इंडस्ट्री में ही है, बोन इमेजिंग में यूज है। किसमें साहब, बोन्स की फोटो खींचने में। नहीं, हाथ पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, तो डॉक्टर साहब ने भेज दिया, जाओ भाई एक्सरे करा के आओ। तो वो असलियत में क्या कराता, तुम्हारे जिस पार्ट पे है ना जो फ्रैक्चर हुआ है, मेरा भी हो चुका है ना बहुत पहले हुआ था, तो वो क्या करता है वहां पे एक्सरे कराता है, खचाक खुचुक है ना, तो वो बोन्स की फोटो खींच लेता है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मान ले ये बोन्स हैं तुम्हारे, ये बोन्स हैं, ठीक है, अगर बोन सही सलामत है तो प्रॉपर फोटो आ जाएगी, फोटो खींचेगा ना, एक्सरे गिराएगा तो प्रॉपर है ना बोन्स की फोटो आ जाएगी। ठीक है, तो डॉक्टर देख के समझ जाएगा हाँ यार तुम्हारा मामला ठीक है ना, मतलब बच गए तुम, ठीक है, फ्रैक्चर नहीं हुआ। लेकिन मान ले बोन्स में क्रैक आ गया, फ्रैक्चर हो गया हाथ में कहीं ना कहीं, है ना, हाथ में एल्बो में इधर उधर हो गया, ठीक है, तो मान ले वहां पे गैप आ गया, तो गैप हो गया तो एक्सरे पास कर जाएगी, मतलब बोन की फोटो नहीं खींचेगी, मतलब पक्की बात है तुम्हारा काम खराब हो गया भाई साहब फ्रैक्चर है। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, मैं क्या बोल रहा हूं? अगर सही सलामत है तो पास नहीं कर पाएगी, बोन की फोटो आ जाएगी, और अगर थोड़ा सा गैप है, फ्रैक्चर हो गया, तुम्हारा काम खराब हो गया है ना, तो पास कर जाएगी। तो बोन की अगर फोटो नहीं आई, मतलब पक्की बात है वहां पे कुछ ना कुछ फ्रैक्चर हुआ है, काम गड़बड़ हो गया ठीक है, तो ऐसा है। तो इनका भी जो है मेडिकल इंडस्ट्री में वाइड यूज है, इन मेडिकल इंडस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा जैसे सिविल इंजीनियरिंग में भी इसका काफ़ी अच्छा खासा यूज़ है। जैसे कई बार है ना, सिविल इंजीनियर ने एक बहुत बढ़िया सा ब्रिज बनाया, ब्रिज का कहीं भी एक छोटा सा पार्ट मान ले क्रैक हो गया, ठीक है, तो अब वो रिपेयर कैसे करे, कॉन्ट्रैक्टर को कैसे पता चले यार कि है ना इतना लंबा ब्रिज है ब्रिज जो है 100 किलोमीटर का है, अब उसको कैसे पता चले, तो एक्सरे गिराते हैं वहाँ पे, क्या करते हैं, एक्सरेज को गिराते हैं, तो वो भी फोटो खींच लेता है। ब्रिज में गए कहीं क्रैक है तो मतलब प्रॉपर है ना, प्रॉपर जो है कंटिन्यूएशन में उसकी फोटो नहीं आएगी, थोड़ा सा ब्रेक कर जाएगा तो वो पकड़ लेगा भाई साहब ये क्रैक है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को बुला के उसको रिपेयर करवा देगा ऐसे एक एक जगह कैसे ढूंढने जाएगा, तो सीधा एक्सरे उसने गिरा दिया और एक्सरे ने पकड़ लिया फोटो खींच के, जिसकी फोटो आ गई मतलब वो सही सलामत है, और जहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया मतलब पक्की बात वहाँ पे क्रैक्स हैं तो उसको वो रिपेयर करवा देता है। तो ऐसे कई सारे यूजेस हैं। अगला आया अल्ट्रा वायलेट रेज, कौन सी आई, यूवी रेज, कौन सी आई, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, क्लियर है तो यूवी रेज की जो इन्वेंशन हुई थी, जो डिस्कवरी हुई थी, वो हुई थी बाई रिटर, सर रिटर, क्या नाम था साइंटिस्ट का, सर रिटर, हेनरी रिटर, राइट इनका जो प्रोडक्शन होता है, दे आर प्रोड्यूस्ड, इनका सब प्रोडक्शन कैसे होता है, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज, ठीक है, जो हॉट बॉडीज होती हैं
जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल है सन। सन से ज़्यादा हॉट कौन होगा, है कि नहीं, है क्या कोई? इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है रे, ऑफ द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ केल्विन, 5000 केल्विन कई बार, और कोर में जाएगा तो 10,000 केल्विन का मिलेगा। ठीक है, सन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ यूवी रेज। सन जो है बहुत बढ़िया सोर्स है यूवी रेज का, क्लियर है। इनका डिटेक्शन कैसे होता है, तो इनके लिए भी कुछ फोटो सेल्स आए। क्या है साहब, इनका जो डिटेक्शन है, इनका साहब जो डिटेक्शन है, दे आर डिटेक्टेड बाय फोटो सेल्स। फोटो सेल से इनको हम डिटेक्ट करते हैं एक्चुअली। जैसे तुम लोग यूवी रेस के बारे में पढ़े होगे, ये थोड़ी सी हार्मफुल होती हैं, डेंजरस होती हैं टू अवर स्किन एक्चुअली। नहीं, लोअर क्लासेस में जनरली ये सब पढ़ाया जाता है, आई गेस 6 और 7 स्टैंडर्ड में तुम लोग भी पढ़े होगे। नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन की लेयर है, आवाज़ नहीं आई, पढ़े हो क्या? टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दीज यूवी रेज, ये सुनो। नहीं, बचपन में पढ़ाते हैं, नहीं मास्टर जी आते हैं पढ़ाते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, आवाज़ नहीं आई, पढ़ो तुम लोग। नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है इन यूवी रेस से। तो ये ओजोन की जो लेयर है, ठीक है, वो क्या करती है, यूवी रेस को अब्जॉर्ब कर लेती है। वो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है। मतलब अगर तुम बहुत देर तक है ना सन में खड़े रहो तो यूवी रेस की वजह से मतलब इट मे कॉज यू सन बर्न, राइट, स्किन तुम्हारी डैमेज हो सकती है। तो इनका जो ओवर एक्सपोजर है, इट्स वेरी 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 हार्मफुल। देखो, एक्सेस किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बहुत खतरनाक होती है, इट्स वेरी डेंजरस। ओवर एक्सपोजर, गामा रेस अगर तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो खतरनाक हो जाएगा। इसलिए जो वर्कर्स काम करते हैं, इवन जो साइंटिस्ट काम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है, जहाँ पे ये सब होता रहता है, अल्फा बीटा गामा का इमिशंस होता रहता है, तो ठीक है, राइट, वो पूरा का पूरा किट पहन के काम करते हैं, क्योंकि जरा भी गामा रेस आ गई तो कहानी खत्म हो गई, राइट। गामा रेस जो है, ठीक है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर खतरनाक होती है रे, राइट। तो इनका अगर ओवर एक्सपोजर किसी भी, भाई किसी भी चीज़ की जो अति होती है वो थोड़ी सी डेंजरस होती है कि नहीं? तो वही कहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी है, गामा रेस के लिए या यूवी रेस के लिए। इनका अगर ओवर एक्सपोजर हो गया, ठीक है, तो ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, क्लियर है। तो प्रोटेक्शन हो गया, डिटेक्शन हो गया, अब थोड़ा सा यूजेस की चर्चा कर लेते हैं। तो इनका बहुत बढ़िया यूज़ है होता है आरओ वाटर सिस्टम में। जैसे तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे तुम्हारे घर में जो है ना वाटर प्योरीफायर है कि नहीं, ठीक है, तो उसमें तुम लोगों ने देखा होगा कई सारे लैंप होते हैं, नहीं, टीडीएस लैंप है, ऐसे एक यूवी लैंप होता है या यूवी कंट्रोलर होता है, ये सुनो, देखा है, एक छोटा सा ट्यूब होता है, उसमें लिखा रहता है नहीं यूवी कंट्रोलर या यूवी लैंप, आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, पढ़े तुम लोग। तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें एक ट्यूब रहता है जिसमें एक मटेरियल रहता है जो यूवी रेस को एमिट करता है, जो तुम्हारे वाटर को प्योरीफाई करता है। इट हैज़ द एबिलिटी, यूवी रेस की जो एबिलिटी है ना, इट कैन किल द वाटर बैक्टीरिया। वाटर में जो जर्म्स प्रेजेंट है ना, वाटर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, तो ये यूवी रेस क्या करता है, उन वाटर बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो हम साफ़ सुथरा, मतलब है ना, अच्छा खासा पानी पीते हैं, ऐसा है, समझा है ना, ये कहानी है। तो उसमें ध्यान से देखना, एक यूवी लैंप मिलेगा आपको, ठीक है, एक जो है यूवी लैंप मिलेगा, तो उसमें एक इस तरह का मटेरियल रहता है। तो यूज अब इसका ये है, इट कैन किल वाटर बैक्टीरिया, ठीक है, यूवी लैंप रहता है, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। तुम्हारा जो आरओ है, ठीक है, उसमें एक साहब यूवी लैंप रहता है। तो उसमें ट्यूब में क्या होता है, एक है ना मटेरियल भरा रहता है जो यूवी रेस को, अल्ट्रा वायलेट रेस को एमिट करता है इस तरह से। और ये जो यूवी रेस हैं, ये एक्चुअली वाटर बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो ये उसका यूज़ है, ऐसा है। या इसको कई बार यूवी रेस को जो मेडिकल फील्ड में जो सर्जन्स होते हैं, जो सर्जरी करते हैं, ठीक है, वो लोग भी यूज़ करते हैं टू स्टरलाइज देयर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उनके जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना, भाई ऐसा थोड़ी है कि एक पेशेंट का ऑपरेशन किया, उसी को चिपका दिया दूसरे पेशेंट में, निपट गया, नहीं। तो उनको स्टरलाइज करने के लिए उसमें जो बैक्टीरिया आ गए हैं वो नॉर्मल वाटर से तो जाएंगे, है नहीं, तो उनके लिए फिर है ना यूवी रेस गिराते हैं, है ना, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ठीक है, उन पे क्या करते हैं, यूवी रेस गिराते हैं, तो वो पूरा का पूरा बैक्टीरिया को परमानेंटली उड़ा देते हैं, है ना। तो इनका साहब दूसरा यूज़ क्या है, टू स्टरलाइज, क्या, टू स्टरलाइज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स,
आसान भाषा में इनको भी है ना हम लोग मेडिकल फील्ड में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ करते हैं, इन मेडिकल इंडस्ट्री। ठीक है ना। नेक्स्ट आया साहब विजिबल लाइट। क्या आया? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विजिबल लाइट। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फैमिली है बड़ी सी, उसका यही वो पोर्शन है जो हमें विजिबल होता है। वी कैन एक्चुअली में सी दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनके अलावा कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमारी बॉडी सेंस नहीं कर सकती है। हमारे पास सेंसर्स नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स बनाते हैं टू सेंस दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। तो इसकी साहब इन्वेंशन की थी न्यूटन सर ने। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन, अवर लेट एंड ग्रेट सर न्यूटन। तो न्यूटन सर ने इसकी इन्वेंशन की थी, डिस्कवरी की थी। ठीक है। इनका सोर्स क्या है? इनका साहब प्रोडक्शन कैसे होता है? इनका जो प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन कैसे होता है? प्रोडक्शन होता है बेसिकली सन बहुत बढ़िया सोर्स है, वहाँ से जो लाइट आती है इट इज़ विजिबल टू अस। या कोई भी बर्निंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी बल्ब है, कह सकते हो लैम्प है, फ्लेम है, कह सकते हो इलेक्ट्रिक आर्क है, वहाँ से ये विजिबल लाइट निकलती है। ठीक है। क्या है? तो सोर्स बहुत सारे हैं। सन से जो है विजिबल लाइट निकल रही है। ठीक है, किसी बल्ब से, किसी लैंप से, ठीक है ना, किसी इलेक्ट्रिक आर्क से, है ना, इलेक्ट्रिक आर्क से, या किसी बर्निंग ऑब्जेक्ट से। ठीक है ना, बर्निंग ऑब्जेक्ट से। और अगर इसके डेप्थ में जाएं तो असलियत में क्या होता है, इनका इमिशन होता है बिकॉज ऑफ डी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन कई बार क्या है, लोअर स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन हायर से ग्राउंड स्टेट में आता है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करता है, तो वो लाइट एमिट करता है, एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। एक और सोर्स है डी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स। जैसे तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से किसी मान लो लोअर ऑर्बिट में आता है, तो एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं विजिबल लाइट। क्या रहा है साहब? विजिबल लाइट। और ये जो सारे के सारे सोर्सेस तो मैं देख रहे हैं ना, इन सब में अंदर अंदर यही फिनोमिना चल रहा होता है। सन से आने वाली लाइट है, बल्ब से आने वाली, लैम्प से आने वाली इलेक्ट्रिक लाइट से, या बर्निंग ऑब्जेक्ट से, यही फिनोमिना चलता है। एटम्स का डी एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट, या कह सकते हो ग्राउंड स्टेट में जंप मारते हैं, एमिटिंग विजिबल लाइट। अच्छा, डिटेक्शन कैसे करते हैं? ये तो प्रोडक्शन हो गया। हाँ हाँ, आई हमारे पास है ना। वैसे फोटो डायोड्स भी होते हैं, हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे टाइप्स ऑफ डायोड्स, फोटो डायोड्स, लाइट एमिटिंग डायोड्स, जेनर डायोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनको आई के अलावा हम लोग फोटो डायोड से भी डिटेक्ट करते हैं, फोटो डायोड्स। ठीक है साहब, फोटो डायोड्स क्या है वो उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़ लेंगे रे मॉडर्न फिजिक्स में। फोटो डायोड्स भाई, आई से तो हम यही तो विजिबल लाइट जो है, राइट, देख रहे हैं, ये देखो लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, आई से देख रहे हैं ना। ठीक है, तो डिटेक्शन किससे हो रहा है? आई से हो रहा है। या फोटो डायोड्स भी होते हैं, वो भी लाइट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। लाइट मतलब विजिबल लाइट। ठीक है। अच्छा साहब, यूज़ क्या है इस विजिबल लाइट का? तो यूज़ तो सबसे बेहतरीन यूज़ यही है, क्या? इट्स बिकॉज ऑफ दिस विजिबल लाइट वी कैन सी दिस ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल वर्ल्ड। हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दिस विजिबल लाइट। लाइट नहीं होता तो अंधेरे में किसी को देख पाते क्या? ठीक है, राइट। तो यूज क्या है साहब? इन सीइंग द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, या और क्या यूज है? हमारे पास जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी ऑप्टिकल कंपाउंड्स हैं, चाहे वो लेंसेस हों, मिरर्स हों, राइट, वो वर्क कर पाते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दिस विजिबल लाइट। ये सुनो भाई, मान ले विजिबल लाइट नहीं है तो क्या तुम्हारा लेंस काम करेगा? मिरर काम करेगा क्या? सवाल ही नहीं है। अंधेरे में थोड़ी काम करेगा,
करेगा क्या? विजिबल लाइट डालेगा तब तो लेंस किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा या मिरर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा, समझ ना। विजिबल लाइट ही नहीं दोगे तो कहाँ से बनाएगा। तो दूसरा यूज है साहब इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है सर। इंफ्रारेड किस पे आते हैं साहब, इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड की साहब जो इन्वेंशन की थी, जो डिस्कवरी की थी, हर्शल ने की थी। इन्होंने की थी हर्शल सर, ठीक है, हर्शल सर, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, क्लियर। इनका सब जो प्रोडक्शन होता है, इनका जो सोर्स है या जो प्रोडक्शन है, दे आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हम सबको पता है, काइनेटिक थ्योरी बोलती है कि मैटर में जितने भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमेशा अपने अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहते हैं। तो इन वाइब्रेशन से जो वेव्स एमिट होती हैं उनको हम बोलते हैं इंफ्रारेड वेव्स, क्लियर है। इनको क्या बोलते हैं साहब, इंफ्रारेड वेव्स। बिकॉज ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, क्लियर है, ऐसा है। इनका सब जो डिटेक्शन है क्या है, डिटेक्ट कैसे करते हैं, इनको हम डिटेक्ट करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या यूजिंग थर्मोपाइल्स। कैसे डिटेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से करते हैं और थर्मोपाइल से करते हैं, क्लियर है। यूज इनका बहुत शानदार है। इनको इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं उनको जनरली हम लोग यूज करते हैं इन रिमोट कंट्रोल्स, नहीं जैसे टीवी का जो रिमोट कंट्रोल है उसमें यही इंफ्रारेड काम करता है एक्चुअली। आजकल तो हर चीज़ का रिमोट कंट्रोल आ गया है, नहीं, रेडियो का भी रिमोट कंट्रोल है, टीवी का भी है, नहीं, फ्रिज का भी है, एसी का भी है, आजकल तो है ना फैन का भी आ गया, कूलर का राइट, लाइट का भी रिमोट कंट्रोल। तो जो सबसे मेजर यूज़ है वो है इन रिमोट कंट्रोल्स। किसमें है साहब, इन रिमोट कंट्रोल्स, ठीक है साहब। रिमोट कंट्रोल्स में यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पाई जाती हैं, कौन सी, इंफ्रारेड वेव्स। या जितने भी थर्मल इमेजिंग वाले कैमरास हैं या जो नाइट विजन वाले कैमरास पाए जाते हैं, नहीं जैसे कई बार ऐसे कैमरास होते हैं जिनमें यू नो नाइट में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, राइट, बॉडी की हीट को डिटेक्ट करके वो काम करना शुरू कर देते हैं। और ये सब है ना पेट्रोलिंग में काफ़ी यूज़ होते हैं, नहीं, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना बॉर्डर है, राइट, तो वहाँ पे ये थर्मल इमेजिंग कैमरास लगा देते हैं। तो जैसे कोई भी बॉडी आई, मतलब उसकी हीट को सेंस करके ये तो मैं पिक्चर दे देते हैं कि हाँ भाई कोई ना कोई वहाँ पे मूवमेंट हो रही है, तो लोग है ना, जनता अलर्ट हो जाती है सर, राइट। इनका यूज़ अब क्या है, इन नाइट विजन कैमराज, नाइट विजन कैमराज, थर्मल इमेजिंग कैमराज, थर्मल इमेजिंग कैमराज, क्लियर है। और इनको, इन वेव्स को कई बार वैसे हम लोग हीट वेव्स भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हीट पर बेस होते हैं, बॉडी की हीट से ये वर्क करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो कभी कभी इंफ्रारेड की जगह इनको हम इंफ्रारेड वेव्स तो बोलते ही बोलते हैं, कभी कभी इनको कुछ बुक्स में तुम लोग देखोगे ना तो उसमें दे रखा है उसने हीट वेव्स, राइट। तो नेक्स्ट इसमें आता है माइक्रोवेव्स। क्या आते हैं, माइक्रोवेव्स। इनकी जो इन्वेंशन हुई थी, इनकी जो डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, इट वाज बाय हर्ट्ज। साइंटिस्ट का नाम क्या है, एक्चुअली ये वही साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ठीक है, हर्ट्ज, तो वही साइंटिस्ट का नाम है एक्चुअली, राइट। इनका सब प्रोडक्शन होता है, इनका जो प्रोडक्शन होता है माइक्रोवेव्स का,
दे आर प्रोड्यूस इन LCR सर्किट्स, इन ऑसिलेटिंग LCR सर्किट्स, इनका प्रोडक्शन होता है इन ऑसिलेटिंग LCR सर्किट्स, LCR सर्किट्स। भाई LCR सर्किट्स में हम लोग क्या पढ़े हैं? LCR सर्किट में करंट ऑसिलेट करती है, आई बराबर नहीं आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट कभी है ना इधर गई, करंट कभी उधर गई, इधर गई उधर गई। तो असलियत में करंट जा रहा है, इसका मतलब चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। और ऑसिलेटिंग चार्ज क्या होता है? यही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। ऑसिलेटिंग करंट है ना रे, है ना। तो चार्ज कभी इधर भागा, चार्ज कभी उल्टा भागा, चार्ज इधर उधर। तो ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्साइटिंग चार्ज, यही तो सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, तो LCR सर्किट्स में, ऑसिलेटिंग LCR सर्किट्स में ये माइक्रोवेव्स जनरेट होती हैं, राइट। इनका साहब डिटेक्शन कैसे होता है? इनका डिटेक्शन होता है यूजिंग रिसीवर एरियल्स, रिसीविंग एरियल्स या रिसीवर एंटेना भी बोलते हैं इसको, कभी कभी रिसीवर एंटेना भी बोलते हैं, रिसीवर एरियल्स या रिसीवर एंटेनास। इनके हेल्प से हम इनको राइट डिटेक्ट करते हैं। क्लियर? यूज किया सब। माइक्रोवेव्स का जो यूज है ये कम्युनिकेशन सिस्टम में है, जैसे रेडियो में, रडार में, राइट, टेलीविज़न में। ठीक है, इनका सब जो यूज़ है ना ये बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में है। जैसे से फॉर एग्जांपल रडार में है, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा नहीं, जैसे बाउंड्री पे है ना, जो कंट्रीज़ की बाउंड्री होती है वहाँ पे रडार को सेटअप कर दिया जाता है। तो जैसे मान ले कोई इनेमी कंट्री का, ठीक है, कोई एरोप्लेन घुसने की कोशिश करता है, ठीक है, तुम्हारी बाउंड्री में, तो रडार उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो रडार के पास क्या होता है? बेसिकली एक ट्रांसमीटर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर क्या करता है? वेव भेजता है, यही माइक्रोवेव्स को भेजता है, वेव्स को भेजता है। वेव्स गया उस प्लेन से, मान लो प्लेन एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, प्लेन से टकराया, वापस आया, प्लेन से टकराया और वापस आ गया। क्लियर? तो अच्छा, रिसीवर रिसीव कर लेता उसको, ट्रांसमीटर ने भेजा, रिसीवर ने उसको डिटेक्ट कर लिया। तो वो क्या करता है? कितना टाइम गया नोट कर लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड पता होती है, डिस्टेंस पता लगा लेता है कि हाँ भाई अभी वो 2 किलोमीटर पे, अभी वो 10 किलोमीटर पे, अभी वो 50 किलोमीटर पे, लेकिन घुसने वाला है। या जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि जैसे क्रिकेट मैच चलता है, तो क्रिकेट मैच पे जैसे है ना बॉलिंग कर रहा है, बॉलर जो है बॉलिंग कर रहा है, ब्रेटली मान ले बॉल डाल रहा है, उसने 150 की रफ्तार से बॉल डाली, है ना 130 की रफ्तार से बॉल डाली, हमें तुरंत पता चल जाता है, नहीं टीवी पे तुरंत वो डिस्प्ले करके देता है कि यार ये बॉल डाली उसने 140 की रफ्तार से, ये डाली 150 की रफ्तार से। शोएब अख्तर आया, उसने है ना 160 की रफ्तार से बॉल डाल दिया। तो उसमें भी यही मैकेनिज्म का यूज़ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई, बॉल से टकराई, वापस आई, टाइम पता है, स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो वहाँ से उसने बता लिया हाँ भाई जो बॉल है वो इतनी इतनी स्पीड से जा रही होगी। या जैसे पेट्रोलिंग में भी इसको यूज़ करते हैं, जो हाईवे पेट्रोल्स होते हैं वहाँ पे पुलिस के पास रडार सिस्टम रहता है, ट्रांसमीटर रहता है और है ना रिसीवर रहता है। तो जैसे मान ले तुम हाईवे पे जा रहे हो, वहाँ पे मान ले स्पीड लिमिट है 40 to 50 और तुम मतलब ओवर स्पीड जा रहे हो, मान ले 70 की रफ्तार से, 80 की रफ्तार से जा रहे हो, ठीक है। तो उसने क्या है वेव भेजी और तुमसे वो टकरा के, तुम्हारे व्हीकल से मतलब है ना, टकरा के रिटर्न आ गई, ठीक है। तो उसको टाइम उसने देख लिया कितना है, स्पीड पता है, ठीक है, राइट, डिस्टेंस आ गया, राइट। तो वहाँ से उसने तुम्हारी स्पीड डिटेक्ट कर ली, तो तुरंत तुम्हें चालान जो है ठोक देगा, मतलब भेज देगा तुम्हें ठीक है, राइट, कि तुम ओवर स्पीड जा रहे हो एक्चुअली। तो इन प्लेसेस पे है ना, इन इन चीज़ों में इसका यूज़ है एक्चुअली। इसके अलावा कुकिंग में भी इसका यूज़ है। जैसे तुम लोग पढ़े होगे, सुने होगे, देखे भी होगे, है ना, हर घर घर में आजकल किचन में क्या है, माइक्रोवेव ओवन आ गया है। तो उसमें भी यही माइक्रोवेव्स होती हैं, नहीं, ओवन्स में जैसे जो खाना ठंडा होता है ना उसको गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कई बार पानी भी गर्म करने के लिए है ना, हम लोग है ना एक बाउल में पानी डाल दिया और है ना ओवन में रख दिया, तुरंत गर्म गर्म हो जाता है,
तो उसमें भी यही माइक्रोवेव्स का फंडा काम आता है। माइक्रोवेव्स गिरती हैं तो वो माइक्रोवेव्स क्या होती हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स उनको अच्छे से हिलाती हैं, तो वो जल्दी गर्म हो जाता है एक्चुअली। नहीं देखा होगा बहुत, है ना, जितना टाइम नॉर्मल है ना, नॉर्मल गैस पे लगता है, वहाँ पे बहुत कम टाइम में गर्म हो जाती हैं, क्योंकि हाई इंटेंसिटी से माइक्रोवेव्स उसको हीट करती हैं और मॉलिक्यूल्स को अच्छे से हिला देती हैं, तो वो जल्दी गर्म हो जाता है खाना। तो दूसरा यूज़ उसका वही है क्या, रडार में तो है ही है, इसके अलावा कुकिंग इंडस्ट्री में भी, मतलब ठीक है, कुकिंग में भी इसका हम यूज़ करते हैं सब। क्लियर है। तो आखिरी आया रेडियो वेव्स। कौन से आए, रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स की साहब डिस्कवरी की थी मार्कोनी ने। बचपन में तुम लोगों को पढ़ाया जाता होगा, नहीं, जनरल नॉलेज में राइट। तो मार्कोनी साइंटिस्ट का नाम क्या है सर, सर मार्कोनी, है ना। इन्होंने जो है रेडियो वेव्स की डिस्कवरी की थी। ठीक है। इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, सोर्स क्या है साहब। तो प्रोडक्शन सेम है जैसे माइक्रोवेव्स का था, इन ऑसिलेटिंग एलसीआर सर्किट्स। क्या है, इन ऑसिलेटिंग एलसीआर सर्किट्स। दोनों का सेम वे ऑफ प्रोडक्शन है, बस दोनों की फ्रीक्वेंसी रेंज अलग है, दोनों की जो वेवलेंथ की रेंज है वो अलग अलग है, मेथड सेम है दोनों का। ठीक है, कि जैसे कोई भी ऑसिलेटिंग एलसीआर सर्किट है कनेक्टेड विद एसी सोर्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट ऑसिलेट कर रहा है, करंट सब क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, मतलब चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेटिंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो दोनों का सेम सोर्स है, बस दोनों की फ्रीक्वेंसी रेंज या कह सकते हो वेवलेंथ रेंज अलग अलग है। क्लियर है, कभी चार्ज इधर भागा कभी उधर भागा, इधर भागा उधर भागा, इधर भागा उधर भागा, ऐसा है। इनको डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो डिटेक्शन का भी सेम मेथड है, डिटेक्शन का भी सिमिलर मेथड है। क्या, रिसीवर एरियल्स या एंटेना। जैसे तुमने देखा होगा रेडियो में एक छोटा सा एंटेना लगा होता है, या तुम्हारा जो कार है उसमें एफएम काम कर रहा है, उसमें भी एक छोटा सा एंटेना लगा होता है, तो वहाँ से वो कैच करता है, रिसीव करता है, उसको रिसीवर एरियल्स बोलते हैं या एंटेना बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भी वही है, रिसीवर एरियल्स या एंटेना, राइट। अच्छा, इनका भी यूज़ क्या है सब, तो ये भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, भाई जितने भी हमारे पास कम्युनिकेशन के डिवाइसेस हैं, चाहे टीवी हो, रेडियो हो, या फिर इवन मोबाइल्स हैं, राइट, तो ये सब में क्या है, प्रिंसिपल तो सबका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे मोबाइल में घंटी बज रही है, इट्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहाँ से किसी ने, तुमने डायल किया, मतलब तुमने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजी, यहाँ पर रिसीव हो गई, ऐसा है, जिसकी वजह से वो घंटी आ रही है। टीवी देख रहे हो, टाटा स्काई चल रहा है, ठीक है, तो वो बेसिकली एंटेना से पकड़ रहा है, रिसीव कर रहा है, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चैनल चेंज कर रहे हो, एफएम है ना, FM1 FM2 FM3, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, राइट, तो ये सब किसकी वजह से काम कर रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ रेडियो वेव्स। तो इनका भी यूज अब होता है इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जैसे रेडियो में, जैसे टीवी में, इवन मोबाइल्स में। तो इनमें यही वाली आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती हैं, कौन सी, रेडियो वेव्स। इट्स बिकॉज ऑफ दीज रेडियो वेव्स हमारे ये सारे के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क कर रहे हैं, है ना। रेडियो में भी, है ना, रेडियो वेव्स आ रही हैं, उसका नाम ही है रेडियो वेव्स। मोबाइल में भी रेडियो वेव्स हैं, टीवी में भी रेडियो वेव्स कैच कर रही हैं। क्या है सब, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से एनर्जी डेंसिटी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं, प्रेशर पढ़ते हैं, रेडिएशन प्रेशर, उसी तरह से इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी भी डिफाइन होती है, राइट। तो इंटेंसिटी के साथ कुछ एक्सप्रेशंस है, ठीक है ना। या मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में अगर आप देखें, ठीक है, अच्छा बोले दो लोग इनके डेरिवेशन है ना, क्या है, कैसे कैसे आ रहा है। देख, असलियत में इंटेंसिटी का मतलब होता है, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम।
कोई भी वेव कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर रही है पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम है। लिखें, थोड़ा सा लिख लें, राइट डाउन। कंसिडर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग in a cylindrical region of area of cross section A with speed c such that it travels a length l in time t। तो डेरिवेशन के साथ कुछ कुछ पकड़ लिया है, कुछ कुछ मान लिया है। जैसे मान ले कोई एक सिलेंड्रिकल रीजन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए का, ठीक है। मान ले t बराबर 0 पे यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दौड़ना शुरू की विद कांस्टेंट स्पीड c, कितने से जा रही है, c से। और मान ले उसने t टाइम में कुछ l लेंथ कवर किया, कितना लेंथ कवर किया, l लेंथ कवर किया। क्लियर है। तो इंटेंसिटी असलियत में हम लोग पढ़ते क्या है, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसमें क्या करें हैं, l से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, l से ऊपर और l से ही ये देखो नीचे, t को मैंने इधर लिख लिया। अब आप ध्यान से थोड़ा सोचें, व्हाट डज दिस टर्म रिप्रेजेंट। ये क्या इस रीजन का वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द रीजन इन विच दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग। नहीं, रीजन का वॉल्यूम कितना दिख रहा है, तो वॉल्यूम हो जाएगा सब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 से और मल्टीप्लाई बाय 10 लेंथ। क्लियर। तो ये एनर्जी और पर यूनिट ये वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, ये सुनो ऐसे लिख रहा हूँ। तो इंटेंसिटी सब इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई, एनर्जी और ये सब छोड़ दें, है ना, और ये वॉल्यूम बाकी सब छोड़ दें, है ना। ये एल एसिड है, नीचे वाला टी एसिड है, ये एनर्जी हो गई और ये वॉल्यूम हो गया। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यही तो होता है एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसकी जगह लिखते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या है साहब, एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, एल बाई टी, ध्यान से सोचें ये क्या है, दिस इज नथिंग बट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। भाई वह बता, टी बराबर 0 पे यहाँ से वेव ने चलना शुरू किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एल, कितना समय में किया, टी, कितनी स्पीड से किया, सी। तो समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं होगा। कोई भी वेव किसी भी मीडियम में एक यूनिफॉर्म स्पीड से प्रोपोगेट करता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नहीं, तो टी की जगह यहाँ पे चिपका रहा हूँ, तो इंटेंसिटी इस फॉर्म में आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, इंटू एल, और टी की जगह सब चिपका दो एल बाई सी, तो एल उड़ जाएगा, सी ऊपर आ जाएगा। तो इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आ जाएगा क्या, कि साहब इट इज एनर्जी डेंसिटी और मल्टीप्लाइड बाई, और क्या याद करो, हम लोग एनर्जी डेंसिटी के कई सारे फॉर्म में एक्सप्रेशंस पढ़ चुके हैं। तो ऐसे याद रख ले, जो जो एक्सप्रेशंस आप पढ़े एनर्जी डेंसिटी का, उसी में सी से मल्टीप्लाई कर दे, यू विल गेट ऑल द रिजल्ट्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव। अब याद करो, एनर्जी डेंसिटी के हम लोग कई सारे फॉर्म में एक्सप्रेशन पढ़े हैं, याद है, डिफरेंट फॉर्म में। टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो साहब एनर्जी डेंसिटी के, तुम लोगों को याद आ रहा हो, एनर्जी डेंसिटी के हम लोग एक्सप्रेशंस क्या पढ़े हैं, याद है, अपसाइन नॉट इंटू ई आर एम एस स्क्वायर, नहीं, पन्ने पलट के देखें, हाफ अपसाइन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर, और ये सब बराबर होते हैं, है ना, ये सारे आपस में बराबर होते हैं। ये सारे बराबर हैं, तो कुछ नहीं करना है, जो जो एक्सप्रेशंस आप एनर्जी डेंसिटी के पढ़े हैं उनमें बस सी से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट ऑल द रिजल्ट्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो साहब जो जो एक्सप्रेशन देख रहा है कुछ नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। तो दिस इज अपसाइन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इंटू सी, या फिर हाफ अपसाइन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, ऐसे याद रख लें। ऐसे ही इनमें मल्टीप्लाई करेगा, एक ही एक्सप्रेशन है, वो सारे के सारे सेम एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। या फिर हाफ, ठीक है। तो इस तरह से रिजल्ट्स याद रख लें कि हमें एनर्जी डेंसिटी के याद ही हैं फॉर्मूले, उनमें बस सी से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट ऑल द रिजल्ट्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। सवाल नंबर क्या ख्याल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की किसी गिवन मीडियम में स्पीड कितनी है वो गिवन है, रिलेटिव परमिबिलिटी गिवन है, पूछ रहा बता रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है। तो एक बार बता, किसी भी गिवन मीडियम में स्पीड क्या हम लोग ये पढ़ते हैं। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव परमिबिलिटी, तो उस फॉर्म में घुमा दे क्या कि सब रिलेटिव परमिटिविटी होती है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू दैट ऑफ फ्री स्पेस। तो अब साइन को साहब लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ऐसे ही रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम टू दैट ऑफ फ्री स्पेस।
तो म्यू को क्या हम लिख सकते हैं इन दोनों की वैल्यू छाप दें, इन दोनों की वैल्यू यहाँ से उठाएं और यहाँ पे देखो, तो v आ जाएगा 1/√ऑफ अपसाइन की जगह अपसाइन आर इंटू अपसाइन नॉट, और म्यू की जगह साहब म्यू आर इंटू। क्लियर है? अब ये सारे के सारे टर्म्स अपने को गिवन, अब मैं डायरेक्टली वैल्यू छाप रहा हूँ। बोलो v कितना है, 2 10⁸, ठीक है। बोलो अपसाइन आर रिलेटिव परमिटिविटी ये तो पूछ रहा है, अपसाइन नॉट कितना है पता है 8.86 10⁻, ठीक है ना, -12। और क्या रिलेटिव परमिबिलिटी क्या अपने को गिवन है 1 मी नॉट, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या अपने को पता है कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, पाई मतलब चिपका देना 3.14, ठीक है ना। तो इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अपसाइन आर ये आ जाएगा। अच्छा ध्यान रखें अपसाइन आर या म्यू आर क्या पक्की बात है यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, एज दे आर द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। अपसाइन आर है क्या रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू दैट ऑफ फ्री स्पेस, या रिलेटिव परमिबिलिटी क्या है दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, रेशियो ऑफ परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम टू दैट ऑफ फ्री स्पेस। तो सवाल नंबर नेक्स्ट में साहब बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन अपने को उसने एक इस तरह से दे रखी है, ठीक है, इस तरह से कुछ दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्पेस और टाइम के फंक्शन की फॉर्म में इस तरह से उसने दे रखा है। क्या पूछ रहा है व्हाट इज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ये तो आसान है, हमेशा ध्यान रखें फॉर्मेट किस तरह का होता है, देख E बराबर E0 साइन ऑफ, है ना, याद है kx प्लस या माइनस ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं। या ऐसी मैग्नेटिक फील्ड तो उसका भी सिमिलर फॉर्म में होता है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं अपने को, ध्यान से देख सेम फॉर्मेट में देख रहा है। तो हमेशा ध्यान रखें चाहे E की एक्सप्रेशन हो B की एक्सप्रेशन हो, x का जो कॉफिशिएंट है वो k होगा एंगुलर वेव नंबर, t का जो कॉफिशिएंट है वो होगा ओमेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखें x का जो कॉफिशिएंट है मतलब k अपना आ गया दोस्त, और k क्या हम लोग पढ़ते हैं 2π/λ, यहाँ से वेव का वेवलेंथ आ जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा कितना है सब मीटर में आ जाएगा। या फ्रीक्वेंसी निकालना है तो टी का हमेशा ध्यान रखें जो कॉफिशिएंट है वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 पावर, और ओमेगा क्या हम लोग पढ़ते हैं 2π न्यू, यहाँ से सब न्यू निकल आएगा अपना, ठीक है। तब पाई की वैल्यू 3.14। ध्यान रखें फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है इन रेडियन पर सेकंड, किसमें होता है रेडियन पर सेकंड में। ये पहला है। दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे लैम्डा को अगर तो, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं हाँ सेकंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की आपको इक्वेशन उसने दे रखी है, अब बता इलेक्ट्रिक फील्ड की उसी फॉर्मेट में इक्वेशन क्या है। तो हमेशा कहीं भी देखेंगे कभी भी देखेंगे दोनों की इक्वेशन में ये जो टर्म्स हैं ये हमेशा आपको सेम मिलेंगे, द ओनली डिफरेंस इज देयर पीक वैल्यूज। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, दैट इज अ डिफरेंस, वैसे सेम। भाई वेव तो वही है, हाँ वेव तो एक ही जा रही है, उसके साथ बस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कपल्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, वेव ऐसे जा रहा है, इस तरह से। भाई वेव वही है, उसकी वेवलेंथ वही है तो के वही है, वेव वही है, फ्रीक्वेंसी वही है तो ओमेगा वही है, चेंज सिर्फ उनके एम्पलीट्यूड्स में है। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखें ये जो फैक्टर आपको दिख रहा है या ये जो फैक्टर है ये दोनों में सेम है, क्योंकि वेव तो वही है भाई, एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वेव के जो पैरामीटर्स हैं वो तो वही रहेंगे, चाहे वेव की वेलोसिटी पकड़ो, फ्रीक्वेंसी पकड़ो, वेवलेंथ पकड़ो, ये सुनो मतलब लैम्डा वी न्यू ये सब सेम होंगे। अब सोच अगर लैम्डा सेम है तो के नहीं सेम हो गया, ये सुनो अगर न्यू सेम है तो ओमेगा सेम नहीं हो जाएगा, ओमेगा इज 2π न्यू, हाँ ये फंडा है। क्लियर? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको इक्वेशन लिखनी है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड निकालनी पड़ेगी, वो कैसे निकालेंगे, तो क्या हम लोग पढ़ चुके हैं सी इज द डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ई नॉट एंड बी नॉट, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से क्या हम लोग सब ई नॉट निकाल लेंगे, ये सुनो सी हो गया 3 × 10⁸, और मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड क्या आपने को दिख रही है, देख ये कितना 2 × 10⁻⁻7। क्लियर है? तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या ई नॉट अपने पास आ गया, ये सुनो अब ये आ गया। अब आसानी से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइनली इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं,
कोई शक नहीं। ये मैंने ऐसा चिपका दिए, के वही रहेगा है ना, ओमेगा वही रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड डाल दिया। क्लियर? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अ 100 वॉट बल्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, क्या बोला? जैसे मान ले एक पॉइंट सोर्स है ना, एक बल्ब है, ठीक है, उसकी पावर आवर अपने को गिवन है। पूछता है बता इस बल्ब से कुछ डिस्टेंस पे, न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे आखिरी छापेंगे, ठीक है, इस बल्ब से बता आर डिस्टेंस पे, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, ठीक है, एफिशिएंसी वगैरह उसने दे रखी है। अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है, ठीक है, फाइनेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको अच्छे से पकड़ें। बल्ब है, पावर पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो यहां पे इंटेंसिटी का यूज होगा जो हम लोग आज के लेक्चर में पढ़े हैं। पहले आप बल्ब की वजह से इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी के ही फॉर्मूले में आपको ERMS मिलेगा, याद है, एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर इनटू C। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा मतलब उसकी RMS वैल्यू पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछे मतलब RMS वैल्यू, ठीक है। तो सवाल आया पहले इंटेंसिटी तो निकाल लो, तब तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब इंटेंसिटी निकालने कैसे? ध्यान से, जैसे मान लो कोई पॉइंट सोर्स है, ठीक है, वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, मान ले पावर P से, ठीक, कोई भी पॉइंट सोर्स है, ये मान ले एनर्जी रेडिएट कर रहा है कुछ पावर P से, तो बता सकते हो सोर्स की वजह से R डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स ये फॉर्मूला होता है, I बराबर P अपॉन 4πr²। P है पावर रेडिएटेड बाय दैट सोर्स और R है सोर्स से उस पॉइंट का डिस्टेंस वेयर द इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। ये हम लोग वेव ऑप्टिक्स में भी करेंगे। अभी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ फॉर्मूला क्या है, कैसे कैसे आ रहा है, बाकी है ना। पॉइंट सोर्स की वजह से इंटेंसिटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लाइन सोर्स की वजह से इंटेंसिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो हम लोग वेव फ्रंट्स में पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी उसका यूज है तो समझ ले, है ना। देख एक बार बता, इंटेंसिटी पढ़ता क्या है, एनर्जी फॉलोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो पावर हो जाएगा दोस्त, एंड डिवाइड बाय एरिया। एरिया में हम वो एरिया चूज करते हैं जिस एरिया पे यूनिफॉर्मली एनर्जी हिट कर रही है। वो एरिया देखो जिसके हर एक पॉइंट पे एनर्जी जो है सिमेट्रिकली गिरे, यूनिफॉर्मली गिरे, आइडेंटिकली गिरे। तो ध्यान से देखो, क्या वो पक्की बात है कि तुम्हें स्फीयर का एरिया मिलेगा। जैसे मान लो ये पॉइंट है, अब मुझे वो एरिया ढूंढना है, चूज करना है जिस एरिया के हर एक पॉइंट पे एनर्जी यूनिफॉर्मली गिरे। तो पक्की बात है इसको सराउंड करता हुआ आपको एक स्फीयर लेना पड़ेगा, सो दैट उस स्फीयर के रेस्पेक्ट में पॉइंट एग्जैक्टली उस स्फीयर के सेंटर पे लाई करें। ध्यान से सोच, ध्यान से, क्या ये जो मैंने एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया है, क्या इसके हर एक पॉइंट पे इस सोर्स की वजह से जो एनर्जी गिर रही है वो यूनिफॉर्मली गिरेगी, जितनी यहां पे उतनी यहां पे उतनी हर एक पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे स्फेरिकल सरफेस के पॉइंट इस सोर्स से इक्वी डिस्टेंट हैं, इट इज सेम एज रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। इसलिए यहां पे एरिया में साहब हम लोग क्या रखेंगे, स्फीयर का एरिया विच इज 4πr²। तो ये छोटा सा इस फॉर्मूले का डेरिवेशन है, टेंशन मत लेना, इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ लेंगे। कहां पे? वे ऑप्टिक्स में। पॉइंट सोर्स से इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, एक लाइन सोर्स से है ना, ट्यूबलाइट की वजह से इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, वे ऑप्टिक्स में करेंगे। अभी बस इतना याद रखें, ठीक है, कि साहब यहां पे वो एरिया हम कंसिडर करते हैं टू विच एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो वो एक तुम्हें स्फीयर का एरिया मिलेगा, whose radius is same as distance between source and the surface। क्लियर? अब इंटेंसिटी का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ध्यान से है ना। इंटेंसिटी का हम लोग क्या ये फॉर्मूला पढ़े हैं, ये सुनो, जो जो एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले पढ़ता है उसमें बस C से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे याद रख ले, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी का हम लोग ये पढ़े ना, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये RMS पूछ रहा है इसलिए उसी फॉर्म में लिख रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट इनटू ERMS स्क्वायर। देख वैसे देखेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आधी होती है, देख ये आधी इलेक्ट्रिक फील्ड की और उतनी आधी सब है ना मैग्नेटिक फील्ड की हो जाती है। तो जोड़ेगा तो यही तो आया करे, और एनर्जी डेंसिटी में C से मल्टीप्लाई कर दे, इंटेंसिटी आ जाएगा। तो इन दोनों इंटेंसिटीज को मैं इक्वेट करा रहा हूँ, ठीक है। देखो तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट सोर्स होती है पावर डिवाइड बाय 4r², इट शुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर इनटू C। अब ये सारी वैल्यूज हमें, ठीक है, गिवन है। अब इन सब की वैल्यू चिपका सकते हैं। देखो क्या क्या डेटा है, थोड़ा सब लोग ध्यान से बहुत ध्यान से रे बोल।
अच्छा, इसमें एक और छोटा सा कंसेप्ट है, एक और छोटा सा कंसेप्ट आया, सवाल में ध्यान से पढ़ें। क्या? अज्यूमिंग एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब टू बी 2.5%, मतलब उसकी जो पावर है, बल्ब की जो पावर है उसका सिर्फ 2.5% ही डिलीवर कर रहा है। बल्ब का जो पावर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2.5% ही यूज हो रहा है। क्लियर है भाई? असलियत में इसका 100 वॉट का बल्ब है मान ले, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ वो 2.5% ही डिलीवर कर रहा है। तो यहां पे एक छोटा सा गेम ये भी आया, क्या कि यहां पे जब आप पावर डालेंगे ना साहब, तो पावर में आप 2.5% डालना पड़ेगा। ये सुनो, इस फॉर्मेट में यूज करना पड़ेगा। पावर है लेकिन 2.5% ही वो एफिशिएंट है। ठीक है, 100 है तो सिर्फ 2.5% ही वो एमिट कर रहा है, दैट्स इट। उसके करस्पॉन्डिंग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई? पहले सोर्स एमिट करेगा लाइट, उसके करस्पॉन्डिंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो पूरी पावर के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही है, सिर्फ 2.5% के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि एफिशिएंसी में दिया हुआ है। अच्छा सवाल है, थोड़ा पेशेंस से समझें। अब बाकी है ना, अब सारे सारे टर्म्स चिपकाते चल। देखो पावर कितना गिवन है, जल्दी बोल। पावर जो है, ठीक है साहब, पावर हो गया 4 पाई हो गया, और डिस्टेंस कितना है? सोर्स से कितना डिस्टेंस पे बोल रहा है? 3 मीटर, तो आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर चिपका दे। एंड दिस शुड बी इक्वल टू अपसाइन नॉट, अपसाइन नॉट कितना? 8.86 10⁻12। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸8। हाँ, यहाँ से ई की आरएमएस वैल्यू निकल आएगी। तो इसी को आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी, तो इसमें दोनों चीजें पूछ रहा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मान ले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है, तो क्या पक्की बात है मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी? मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू निकाल ली, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी ना। सी क्या होता है? रेशियो ऑफ ई आरएमएस एंड बी आरएमएस। सी हो गया 3 × 10⁸8। ई की आरएमएस वैल्यू मान लो आ गई है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की भी आरएमएस वैल्यू कितनी निकल आएगी। क्लियर है? ठीक है, तो इसी को आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो सवाल नंबर नेक्स्ट में, एक लेज़र बीम है, ठीक है। लेज़र बीम की खतरनाक इंटेंसिटी होती है, क्योंकि वो सारी की सारी लाइट को एक जगह एक्यूमुलेट कर देता है। खतरनाक इंटेंसिटी है ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से थोड़ा सा बच के रहना है। जैसे सन की तरफ तुम देखते हो, ठीक है, कंटिन्यूस मत देख लेना ठीक है, इट मे कॉज यू, है ना, ब्लाइंडनेस, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से थोड़ा सा, है ना, दूर रहना ठीक है, हार्म कर सकती है हमारी बॉडी को तो लेज़र बीम है, ज़बरदस्त इंटेंसिटी रहती है भाई, है ना। तो साहब इसमें भी मान लो इंटेंसिटी अपने को उसने कुछ, ठीक है, इतना वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्या पूछ रहा है? एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्ट फार्मूला घुमा दें, है ना जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में, राइट, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, लेकिन एम्पियर पूछ रहा है तो एम्पियर के टर्म्स में क्या पढ़ते थे? इंटू सी हो जाता है, इंटू सी हो जाता है। एम्पियर के टर्म्स में क्या पढ़ते थे? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू, डायरेक्ट फॉर्मूला चिपका दे, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये होती है एनर्जी डेंसिटी। इसमें बस सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटेंसिटी बन जाता है। चिपका दे, 2.5 × 10 हो जाएगा भाई, 8.86 10⁻12। सी हो गया 3 × 10⁸8 इंटू ई नॉट स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 2.5 इंटू, हो जाएगा भाई। तो इसी को आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे और एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो एम्पियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। सी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हो जाएगा भाई। तो इसी को आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे, बी नॉट आ जाएगा। एक लाइट है और लाइट की जो इंटेंसिटी है उसने अपने को दे रखी है, कितनी है? 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी असलियत में होती क्या है? जैसे इसमें कुछ डिफरेंट टर्म यूज कर रहा है, एनर्जी फ्लक्स, असलियत में वो इंटेंसिटी है। लुक एट द यूनिट, यूनिट तुम्हें जो है सही जगह ले जाएगा। तो देख, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी मतलब जूल, टाइम मतलब सेकंड, तो भाई साहब जूल पर सेकंड क्या हुआ? वॉट, और ये एरिया, एरिया बोले तो मीटर स्क्वायर। हाँ, वॉट पर मीटर स्क्वायर मतलब इंटेंसिटी तो हुई।
बस वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसमें क्या दिक्कत है ना, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में ले आए। वॉट है 1 सेंटीमीटर में कितना, 10⁻² मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर करा दे, तो इंटेंसिटी कितनी आ गई, इतना है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो असलियत में इंटेंसिटी जो है एसआई सिस्टम में हमने कन्वर्ट कर लिया, कितना, 18 × 10⁴, किसमें, प्रॉपर सिस्टम, वॉट पर मीटर स्क्वायर में आ गया। आप सवाल में आ जाते हैं, क्या पूछ रहा है कि ये जो लाइट है कैरिंग दिस मच ऑफ इंटेंसिटी, ये एक एरिया पे गिरता है, ठीक है साहब, एरिया पे गिरा है, ठीक है, गिरा दिया। क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट एवरेज फोर्स। तो ध्यान से सोचें, क्या इसमें हम लोगों को यहाँ पे यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन प्रेशर, क्योंकि प्रेशर निकलेगा तब तो फोर्स आएगा, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, या फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर में भी हम लोग 2 केसेस पढ़े थे, डू यू रिमेंबर, रेडिएशन प्रेशर में देख ऐसे याद रख ले, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम में एनर्जी आती है E/c टू E/c, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, और जब भी प्रेशर आता है तो वहां पे इंटेंसिटी आ जाता है I/c और 2I/c, डिपेंडिंग अपॉन सरफेस कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है या फिर रिफ्लेक्टिंग। ध्यान से देख, क्या अपने को उसने क्लियरली दे रखा है, लाइट फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एब्जॉर्बिंग सरफेस, ये सुनो, अरे नॉन रिफ्लेक्टिंग है, लाइट गया आया ही नहीं, कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, तो क्या पक्की बात है हम लोग I/c घुमाएंगे, डल रिस्पॉन्स। ये सुनो, यहां पे नॉन रिफ्लेक्टिंग मतलब एब्जॉर्बिंग सरफेस, तो यहां पे रेडिएशन प्रेशर का ये घुमाएगा, रिफ्लेक्टिंग होता तो घुमाता 2I/c, क्लियर, और प्रेशर यहां से निकल आएगा तो फोर्स निकल आएगा। प्रेशर हम लोग क्या पढ़ते हैं बोल, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो क्या मैं फोर्स लिख लूंगा, अब ये सारी वैल्यूज के बने चिपका दे, हो जाएगा भाई। तो अब जो है इसमें क्या क्या वैल्यूज हैं तुम लोग बोलो, इंटेंसिटी हम लोग प्रॉपर है ना एसआई सिस्टम में निकाल ही चुके हैं, बोल कितने एरिया पे गिरा रहा है, तो एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मैंने मीटर में चिपका दिया, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, एंड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट पता ही है, तो इसी को आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे, इसी को हम लोग आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।